हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गुरु सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं अध्याय 12 वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं। आज की वीडियो में मैं आपको इस अध्याय में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको बताने वाला हूं और एक वीडियो से ही आप पूरे के पूरे चैप्टर का हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना पाओगे। इसमें आपको एक एक नंबर का जो क्वेश्चन मिलेगा उसको मैं शॉर्ट्स में अपने ही चैनल के शॉर्ट्स में डाल दिया हूँ, वहाँ पे जाके आप एक एक नंबर का क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको सीधा सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रमेय के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमको मिला है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए यदि जीवा की लंबाई एवं केंद्र से दूरी क्रमशः 14 और 24 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन में हमको इस तरीके से मिलेगा, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी जीवा 14 सेंटीमीटर है और केंद्र से दूरी 24 सेंटीमीटर है। तो पहले आपको क्वेश्चन के आधार पर बनाना पड़ेगा चित्र। यदि आप चित्र बना लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको क्वेश्चन को हल करना है और किसका मान निकालना है। तो चलिए हम पहले चित्र बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं दूसरा बता रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। इसमें आपको बोला है एक वृत्त, तो पहले हम बना लेते हैं एक वृत्त लीजिए। और वृत्त में बना लेंगे एक जीवा। तो जीवा तो पता होगा ना, वृत्त के परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड। तो यहाँ पर से हमने बना लिया जीवा। मान लो जीवा का नामकरण हमने कर दिया ए बी। अब देखिए इस जीवा की लंबाई हमको मिला है 14 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई हमको मिली है 14 सेंटीमीटर। और मान लो मैं इसको वृत्त के केंद्र मानता हूँ, तो इस जीवा की लंबाई वृत्त के केंद्र से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये देखिए, चलिए इसको मैंने मान लिया केंद्र O, और तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ये प्रश्न के आधार पर हमने बना दिया चित्र। अब वृत्त की हमको त्रिज्या, तो त्रिज्या के लिए आप क्या करेंगे, केंद्र से परिधि के किसी बिंदु को मिला देंगे। तो दो बिंदु हमको अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है, एक तो बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है। तो मैं दोनों साइड से प्राप्त कर सकता हूँ त्रिज्या, लेकिन आप एक ही साइड को प्राप्त करना है। यहाँ को प्राप्त करिए या तो इसको प्राप्त करिएगा। तो मैं ओ से ए को प्राप्त कर लेता हूँ। ये देखिए, तो ये जो ओ ए दिखाई दे रहा है ये है हमारा वृत्त की त्रिज्या। तो अब चित्र आपके सामने में है, चित्र के आधार पे आपको बनाना है पूरा का पूरा थ्योरी। चलिए शुरू करते हैं। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या देखिए तो क्या है हमारे पास वृत्त की त्रिज्या ओ से ए, मतलब ओ ए, ये हमको नहीं दिया है, यही हमको ज्ञात करना है। वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा, जीवा हमको मिला है ए बी। तो ए बी बराबर मिल गया हमको 14 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, वृत्त की जीवा यदि 14 सेंटीमीटर है तो आप यहाँ से वृत्त के केंद्र पर क्या डाले हैं, लंब। वृत्त के केंद्र पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। मान लो इसको हमने नाम दे दिया बिंदु P। तो जो OP है AB को करेगा समद्विभाजित, मतलब ये छोटा वाला भाग बड़े वाले भाग का आधा होगा। सिंपल सी बात है, ये मध्य बिंदु है या समद्विभाजित कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि आपके पास 10 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड है और कोई बिंदु उसको समद्विभाजित कर रहा है। तो बताइए आधे आधे भाग में कितना कितना होगा, एक आधे में होगा 5 और अगले आधे में भी क्या होगा 5। मतलब सिंपल सी बात, छोटा वाला भाग बड़े वाले भाग को होगा आधा। तो चलिए हम इस छोटे वाले भाग का मान निकाल लेते हैं। तो यहीं से हम किसका मान निकालेंगे, AP का। AP जो है AB का हो जाएगा आधा। तो AB का आधा होगा तो क्या होगा 14 के बटा में 2। तो 14 बटा 2 मतलब 7 सेंटीमीटर। तो हमको AP का मान मिल गया 7 सेंटीमीटर। अब चूंकि हमको दिखाई दे रहा है OP क्या है, केंद्र से जीवा तक की दूरी। तो इसको हम लिखेंगे केंद्र से जीवा की दूरी, जीवा की दूरी OP बराबर हमको मिल गया 24 सेंटीमीटर। देखिए यहां से यहां तक की दूरी 24 सेंटीमीटर मिल गया। अब चूंकि ये लंबवत है, मतलब ये छोटा वाला जो हमको त्रिभुज दिखाई दे रहा है वो कौन सा त्रिभुज होगा, ये होगा समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज होगा तो हमको क्या मिल जाएगा इसमें, पाइथागोरस प्रमेय। तो चलिए हम लगा देते हैं त्रिभुज OPA में, OPA में लगा देंगे हम पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर क्या मिलेगा, कर्ण का वर्ग। कर्ण का काम कौन कर रहा है, OA। तो कर्ण का वर्ग मतलब OA का वर्ग। लंब का काम करेगा यहाँ पर OP, तो ये हो जाएगा OP का वर्ग धन आधार का काम करेगा AP, तो ये हो जाएगा AP का वर्ग। देखिए यदि हम यहाँ से छोटे वाले भाग का मान नहीं प्राप्त किए रहते ना, तो हम इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते, लेकिन AP का मान हम नहीं रख पाते। इसलिए आधा कर देंगे, सीधा जीवा जो मिला रहेगा ना उसका हम कर देंगे आधा, जिससे हमको इस त्रिभुज में जाने पर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। OA का मान हमको नहीं मिला तो हम OA का OA रख दिए, OA का वर्ग। और OP का मान हमने कितना प्राप्त किया, देखिए तो 24
तो ये हो जाएगा 24 का वर्ग धन AP का मान हमने प्राप्त किया है 7, तो ये हो जाएगा 7 का वर्ग। आगे बढ़ते हैं, OA का वर्ग बराबर 24 का वर्ग 1 से लेकर 25 तक याद रखे रहना है, तो 24 का वर्ग हो जाएगा 576 और 7 का वर्ग हो जाएगा 49। अब ये हो जाएगा हमारे पास OA का वर्ग बराबर, इन दोनों को जब जोड़ेंगे ना तो ये हो जाएगा 625। वर्ग से वर्ग को जब हम पक्षांतरण करते हैं तो वो बन जाता है करनी, तो ये हो जाएगा हमारे पास OA बराबर करनी के अंदर 625। अब करनी 625 का मान कितना होता है, तो OA बराबर करनी 625 का मान हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। इस तरीके से OA क्या है, वृत्त की त्रिज्या, अतः वृत्त की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर होगा। ये हो गया हमारा आंसर। तो ऐसे आपका क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन यदि आएगा तो आपको मिलेगा 4 नंबर का। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर, इसमें जो एक एक नंबर का जो क्वेश्चन है, जो प्रमेय वगैरह है छोटा छोटा, वो एक एक नंबर के लिए आ सकता है भाई, तो उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिसको मैं शॉर्ट्स में डाल चुका हूँ। तो अब हम आते हैं प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमको बोला है 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर के दो समांतर जीवाएं हैं। 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर के दो समांतर जीवाएं हैं, वृत्त के केंद्र के विपरीत ओर स्थित है। यदि ये वृत्त का केंद्र है तो वो जीवा इधर और इधर स्थित रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं, जीवाओं के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है, वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहीं से बनेगा तो मैं इसको नहीं मिटा रहा हूँ, वृत्त को रहने दे रहा हूँ। अब ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन। वृत्त के केंद्र के विपरीत तो दो जीवाएं हैं, एक जीवा की लंबाई है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। चलिए ये हमने एक जीवा प्राप्त कर लिया CD, एक जीवा हमने A भी प्राप्त किया और दूसरा जीवा CD, इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर। और एक दूसरी जीवा है जिसकी लंबाई है 24 सेंटीमीटर। ये लीजिए, अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जीवाएं वृत्त के विपरीत केंद्र के विपरीत हो रहा है, मतलब एक को दूसरे ओर ही बनाना है और एक को इधर बनाना है। केंद्र जो जहाँ पे रहेगा उससे दूसरे ओर बनाना है। ऐसा नहीं है कि एक जीवा हमने 10 सेंटीमीटर का यहाँ ले लिया और दूसरा ऊपर इसके जस्ट ऊपर ले लिया। वृत्त के केंद्र के विपरीत ओर कहने का मतलब एक यदि इधर है तो दूसरा इधर रहेगा। आप चाहो तो एक जीवा इधर ले सकते हो, दूसरा इधर ले सकते हो, लेकिन वृत्त के केंद्र के विपरीत ओर होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको ऊपर नीचे मिले, लेकिन यदि ऐसे लेते हैं तो इससे आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो अब देखिए हमको क्या बोला गया, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी है 17 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये वृत्त के केंद्र है ना, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी है 17 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारे पास दोनों जीवाओं के बीच की दूरी। तो हमको ज्ञात करना है इस वृत्त की व्यास। व्यास ज्ञात करने के लिए आपको पहले प्राप्त करना पड़ेगा त्रिज्या। तो त्रिज्या कौन कौन होगा, देखिए ये हमने प्राप्त कर लिया OC और ये हमने प्राप्त कर लिया OA। तो इसका OC और OA क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमने यहाँ से इन दोनों के बीच की दूरी प्राप्त किया है 17। तो हम सिंपल सी बात है, लंबवत दूरी प्राप्त किए हैं। लंबवत दूरी प्राप्त किए मतलब ये वाला भाग, ये जो वृत्त से केंद्र पर जीवा पर क्या डालते हैं, लंब। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाले हैं हम लोगों ने लंब, तो ये मिलेगा आधा, 10 का आधा ये वाला भाग मिल जाएगा 5। वैसे ही यहाँ से यहाँ तक दूरी 24 है, फिर से वृत्त के केंद्र से हमने जीवा पर डाला है लंब, तो ये वाला भाग भी इसका आधा मिलेगा, मतलब ये हो जाएगा कितना, 12। तो इसको हम थ्योरी में कैसे जमाएंगे, इसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 का दूसरा है ये। तो हमको क्या क्या मिला है देख लेते हैं। वृत्त की दूरी, हाँ वृत्त की पहली जीवा, वृत्त की जीवा AB बराबर, ये हमको मिला है 24 सेंटीमीटर। वृत्त की जीवा हमको मिला है 24 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको यहीं से प्राप्त करना है AP, और मान लो ये AP है और इसको हमने मान लिया OP, इसको माने तो इसको हमने मान लिया OQ। ध्यान दीजिएगा, अलग अलग नामकरण करेगा, इधर OP और इधर OQ। तो हमको यहाँ से OP इस पर क्या डाला है, लंब डाला है, तो AP का मान हमको प्राप्त हो जाएगा इसका आधा, मतलब AP बराबर AB का आधा, और AB का आधा मतलब 24 का आधा, और 24 का आधा मतलब 12 सेंटीमीटर। ये हमने प्राप्त करें किसका मान, AP का मान। सेम टू सेम प्रोसेस में हमको CQ का मान प्राप्त करना है। तो दूसरी जीवा क्या है, CD बराबर हमको मिला है, CD बराबर 10 सेंटीमीटर। ये लीजिए CD का मान 10 सेंटीमीटर हो गया, तो CD से हम क्या प्राप्त करेंगे, CQ। तो CQ बराबर क्या हो जाएगा,
सी डी का आधा। सी डी का आधा मतलब 10 का आधा, और 10 का आधा मतलब कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब हमने सी क्यू का मान भी प्राप्त कर लिया और ए बी का मान भी प्राप्त कर लिया। अब हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी पी क्यू का मान हमको प्राप्त हुआ है। पी क्यू बराबर, चूंकि पी क्यू का मान है 17 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा तरीके से हम क्वेश्चन बनाने वाले हैं। इसमें आपको एक्स्ट्रा माइंड लगाना है और उसके लिए एक्स्ट्रा माइंड की जरूरत है, और मुझे पूरा विश्वास है कि सबके पास एक्स्ट्रा माइंड है। तो चलिए 17 मिला यहाँ से यहाँ तक, तो ना ही मुझे ये वाला भाग मिला है और ना ही ये वाला भाग मिला है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक को मान लूँगा या तो यहाँ से यहाँ तक को मान लूँगा। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किसको मान रहे हो, दोनों में से किसी भी एक को मान सकते हो। तो माना मैं ओपी को मान रहा हूँ, ओपी बराबर x सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, टोटल का मान है 17, मैंने मान इसको प्राप्त कर लिया 10। समझिएगा, इस छोटे को मैंने प्राप्त कर लिया 10, तो ये वाला छोटा वाला भाग कितना निकल जाएगा। समझिए, टोटल है 17, ये हुआ 10, तो ये मिल जाएगा कितना 7। क्या किए, 17 में हमने 10 को घटा दिया, तो मुझे अभी तो 10 प्राप्त हुआ नहीं है, मुझे अभी क्या प्राप्त हुआ, इसका मान x प्राप्त हुआ है। मैंने क्या माना, इसका मान x। तो जैसे 17 में 10 घटा के इसका मान प्राप्त किया, वैसे ही 17 में क्या घटाना पड़ेगा, x को। तो OQ का मान यही से मैं प्राप्त कर लूँगा, OQ बराबर 17 माइनस x। ये हमने प्राप्त कर लिया, OQ का मान 17 माइनस x। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, OC या तो OA। मुझे ज्ञात करना है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या OA भी कह सकते हैं, OC भी कह सकते हैं। OA बराबर OC बराबर हम क्या मानते हैं, हमेशा वृत्त की त्रिज्या को R मानते हैं। अब हमको ये दो त्रिभुजों में इंटर करना है, एक इसमें इंटर करना है और एक इसमें इंटर करना है। तो पहले मैं OQC में जाता हूँ, किसी में भी जा सकते हो, आप पर डिपेंड करता है। तो पहले मैं जाऊँगा त्रिभुज OQC में, OQC में। ये समकोण त्रिभुज है ना, तो इसमें हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें लगा दिया हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय। अब इसमें हम जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण मतलब OC का वर्ग, लंब मतलब बराबर में लंब मतलब OQ का वर्ग, धन आधार मतलब CQ का वर्ग। ये लीजिए, अब OC का मान हमको यहाँ देखिए क्या प्राप्त हो, OC का मान R मतलब R का वर्ग बराबर OQ का मान देखिए कुछ मिला है क्या, इसको भी वर्ग करना है। OQ का मान देखिए कहीं ना कहीं OQ का मान हमको 17 ऋण x, ये हो गया 17 ऋण x पूरे का वर्ग। और CQ का मान कहीं ना कहीं फिर से मिला होगा। देखिए, ये देखिए CQ का मान हमने कितना प्राप्त किया है 5, तो प्लस 5 का वर्ग। यहाँ पर हम लगा देंगे फार्मूला, R का वर्ग बराबर 17 ऋण x पूरे का वर्ग मतलब a ऋण b पूरे का वर्ग। a ऋण b पूरे का वर्ग सूत्र होता है a का वर्ग धन a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग। a का वर्ग मतलब 17 का वर्ग ऋण 2, a के जगह में है 17 और b के जगह में है x, धन b का वर्ग मतलब x का वर्ग। और पहले से मेरे पास बचा है 5 का वर्ग, 5 का वर्ग। अब इसको हम आगे हल करते हैं। r का वर्ग बराबर 17 का वर्ग होता है 289 ऋण 17 दूनी 34x धन x का वर्ग धन 5 का वर्ग हो जाएगा 25। ये मुझे प्राप्त हो गया किसका मान, r का वर्ग। अब इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। इसको हमने क्या दे दिया, समीकरण नंबर 1। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस त्रिभुज में इंटर करते हैं। अब इस त्रिभुज में हम इंटर करेंगे तो क्या है, इसका नाम OPA, त्रिभुज OPA में। इसमें भी हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। जब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इसमें कर्ण का काम कौन कर रहा है, इसमें कर्ण का काम कर रहा है OA, तो ये हो जाएगा OA का वर्ग बराबर लंब का काम करेगा OP, तो OP का वर्ग धन आधार का काम करेगा AP, तो ये हो जाएगा AP का वर्ग। चलिए अब मान रखिए, OA का मान देखिए कुछ मिला है क्या, OA का मान हमको मिला है यहाँ से R, मतलब ये हो जाएगा R का वर्ग। अब OP का मान क्या मिला, देखिए OP का मान हमने क्या माना था x, तो x का वर्ग, और AP का मान हमने प्राप्त किया था 12, तो ये हो जाएगा 12 का वर्ग। अब देखिए R का वर्ग आप यहाँ पर से मान रख दीजिएगा। R का वर्ग क्या दिया है, 289 ऋण 34x धन x का वर्ग धन 25, तो यहाँ से आप वहाँ पर मान रख दीजिए किसका, R का। तो चलिए हम मान रखते हैं, या ये कह सकते हैं इसका मान यहाँ पर रख दीजिए। चलिए यहाँ से यहाँ रख दीजिए x का मान, R का मान, R स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर
तो समीकरण नंबर 1 में जब हम रखेंगे तो इधर जो आर का वर्ग है उसके जगह मिल जाएगा हमको एक्स का वर्ग धन 12 का वर्ग बराबर इधर जो मिला है उसको लिखते जाते हैं हम, तो ये हो जाएगा 289 ऋण 34x धन x का वर्ग धन 25। ये लो, अब देखते हैं इन सबको यदि हम इसको पक्षांतन करते हैं, इसको पक्षांतन करते हैं और इसको सिर्फ 34x को छोड़ देते हैं, या एक कहिए कि x वाले को एक साइड कर देते हैं और जिसमें x नहीं है उसको एक साइड करते हैं, तो वैसे ही करते हैं x का वर्ग इसको और इसको, इन दोनों को जब हम पक्षांतन करेंगे तो प्लस वाला हो जाएगा माइनस और माइनस वाला हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स का वर्ग और ये हो जाएगा माइनस का प्लस 34x। अब इसको देखिए इन दोनों को हम जोड़ेंगे, चलिए जोड़ देते हैं। 5 और 9 मिला के 14 का 4, 5 और 9 14, 8 और 2 10, 10 और 11 का 1, 2 और 1 3। अब ध्यान देते हैं 12 का वर्ग होता है 144, 144 प्लस इधर आके माइनस, तो माइनस 144। एक्स का वर्ग प्लस माइनस होने के कारण कट गया। अब यहाँ से हम देखते हैं 4 में 4 घटा, इधर बचा हमारे पास 34x, अब इधर 4 में 4 घटा तो आ जाएगा 0। अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 1 में 4 नहीं घटेगा तो यह हो जाएगा 11, 11 में 4 घटा तो आ जाएगा 7 और ये मिल गया हमको 2 में 1 घटा तो ये हो जाएगा 1, ये हमको मिल गया। अब हम निकालते हैं किसका x का मान, तो x के साथ 34 कर रहा है गुणा, उधर जाके करेगा वो भाग, तो ये हो जाएगा 170 की बटा में आ जाएगा हमारे पास 34। अब 34 का पहाड़ा पता नहीं तो आप एक बार काम करिएगा, 2 का पहाड़ा पढ़ लीजिएगा और ये पहाड़ा पता है तो सीधा सीधा 34 से कम 34 और 34 पंचे 170, कैसे 5 चौक 20, 5 से 15 और 2 17, इस तरीके से 34 पंचे 170। तो x का मान हमको मिल जाएगा कितना 5। देखिए अभी हमको सिर्फ और सिर्फ किसका मान मिला है x का, लेकिन x हमारा टारगेट नहीं है, पहला हमारा टारगेट है त्रिज्या निकालना और त्रिज्या के बाद प्राप्त करना व्यास। तो चलिए पहले हम x से त्रिज्या प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, x का मान रख देंगे यहाँ पे। यदि इसको आपने समीकरण लिख दिया है तो समीकरण दर्शा दीजिए, तो x का मान रख देंगे समीकरण नंबर 2 में, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर ये लीजिए, जब समीकरण नंबर 2 में मान रखेंगे तो क्या क्या होगा, देखिए r का वर्ग बराबर x मान हमने प्राप्त किया 5, चूंकि x का वर्ग है तो 5 का वर्ग धन 12 का वर्ग, 12 का वर्ग हो जाएगा जो होगा तो हमने उसको लिख दिया। अब ये हो जाएगा हमारे पास r का मान निकालना है, ध्यान दीजिए r का मान निकालना है तो वर्ग इधर आके बन जाएगा करणी, तो करणी के अंदर 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और 12 का वर्ग हो जाएगा 144। इस तरीके से हमने प्राप्त कर लिया r का मान, तो r बराबर करणी के अंदर क्या निकल जाएगा 25 धन 144 मिला के 169 और करणी 169 का मान आपको पता होगा क्या होता है 13, तो ये हो जाएगा r का मान 13 सेंटीमीटर। लेकिन अभी भी हमारा आंसर नहीं आया है, अभी तो हमको क्या निकालना है, व्यास निकालना है। तो व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो हम यहाँ से प्राप्त करेंगे क्या व्यास, तो व्यास निकालेंगे तो 2 गुना त्रिज्या और 2 गुना त्रिज्या मतलब 2 गुना 13 और 13 दूनी कितना होता है 26 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे, इसके आंसर कितना आया 26 सेंटीमीटर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 का जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं प्रमेय नंबर 7, जो इस साल एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान से समझिएगा। इसके लिए आपको 2 चीज़ें जानना जरूरी है, एक है वृत्त से अलग थोड़ा सा फार्मूला है, वो है एक बहिष्कोण प्रमेय जो कक्षा 9वीं में आप पढ़े हो, और एक है हमारे पास बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है हमारा प्रमेय। ये दोनों जो प्रमेय हम बोल रहे हैं वो है कक्षा 9वीं का। यदि 9वीं में आप नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, कक्षा 10वीं में हम पढ़ लेंगे। तो शुरू करते हैं प्रमेय नंबर 7, जिसमें बोला गया है वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के परिधि के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। चलिए प्रमेय के आधार पर हम बनाते हैं पहले चित्र। क्वेश्चन में आपको कथन दिया जाएगा, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन आपको मिल जाया रहेगा प्रमेय के रूप में, तो आप उसको क्या करेंगे पढ़कर पहले बनाएंगे चित्र। तो चलिए मैं बताता हूँ प्रमेय नंबर 7। प्रमेय नंबर 7 में हमको मिला है वृत्त के किसी चाप द्वारा, तो पहले तो हमको वृत्त बनाना पड़ेगा। चलिए हमने बना दिया वृत्त, ये लीजिए
वृत्त के किसी चाप द्वारा, मान लो मैंने एक चाप प्राप्त कर लिया पी क्यू, तो चाप जो होता है वृत्त के परिधि पर बनता है। ये लीजिए चाप मैंने प्राप्त किया पी क्यू, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, ये लीजिए केंद्र हमने मान लिया O, अब इस पर बना कोण, ये लीजिए कोण भी हमने बना लिया। वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, वृत्त के किस शेष परिधि पर बिंदु है, एक बिंदु हमने प्राप्त कर लिया R, इस पर बने कोण का दोगुना होता है, मतलब यहाँ पर से इस पर जो कोण बनेगा R पर, चलिए मिला देते हैं R को इस तरीके से, तो ये बन गया हमारे पास परिधि पर बना कोण। कौन सा कोण, कोण POQ दोगुना रहेगा किसका, PRQ का। वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। मतलब हमको दिया क्या है, ये वाला कोण इस वाले कोण का दोगुना है, हमको सिद्ध करना है। तो दिया है चाप PQ द्वारा, चाप PQ द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण जो दिया उसको पहले लिख लेते हैं ना। एक यदि आप अच्छे से समझिए इस क्वेश्चन को ना, तो आपको 5 नंबर मिल ही जाएगा। तो आप ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। केंद्र पर बना कोण है POQ, POQ व परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण का नाम क्या है, PRQ, कोण PRQ है। तो हमको ये तो दिया है, इसके अलावा पे क्या सिद्ध करना है, तो हम बता देते हैं किसको, सिद्धे को। सिद्धे में हम क्या करेंगे, कोण POQ ये दोगुना रहेगा किसका, PRQ का, PRQ का। ये हो गया हमारे पास सिद्धे। अब देखिए हमको क्या करना है, इसको सिद्ध करने के लिए हमको करना पड़ेगा रचना। और रचना कैसे करते हैं, अपने हिसाब से जिसको रचना करने पर जो दिया है वो सिद्ध हो जाए। तो चलिए हम रचना करते हैं। R से O को मिलाते हुए RM खींच दीजिए, R से O को मिलाते हुए हमने खींचा RM, ये लीजिए। तो हमको क्या मिला रचना में, रचना R से O को मिलाते हुए, O को मिलाते हुए RM खींचा, ये लीजिए। ये करते हैं हम लोगों ने रचना। और रचना करने के बाद फिर हमारे पास आता है उत्पत्ति। चलिए अब शुरू करते हैं उत्पत्ति। अब जो मैं बोल रहा हूं, यदि इस साइड का जो मैं बोलूंगा उसको अच्छे से समझ लिया, तो अगला साइड आपको खुद ही बनाना है। मैं अगले साइड को नहीं बताऊंगा, आप इधर को अच्छे से समझ जाइएगा और अगला वाला काम आपके लिए रहेगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ इधर से। अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। तो पहले हम इंटर करेंगे इस त्रिभुज में। इस त्रिभुज का नाम क्या है, देखिए POR। ध्यान से समझिएगा, त्रिभुज का नाम क्या है, POR। तो हम गए कहाँ, त्रिभुज POR में। तो त्रिभुज POR में जाने के बाद हमको पता चल रहा है कि OR बराबर है OP का। ध्यान से समझिए, OR बराबर है OP का, क्योंकि ये दोनों वृत्त की त्रिज्या है। OR बराबर OP, OR बराबर हो जाएगा OP, क्योंकि क्या है, यह दोनों वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या। ये हो गया। आपको प्रमेय में ये क्यों हुआ है उसको रीजन क्वेश्चन में बताना होता है, तो ध्यान समझिए। ये हमने बता दिया, ये दोनों वृत्त की त्रिज्या है। अब ध्यान दीजिए, वृत्त की त्रिज्या होने के साथ साथ एक त्रिभुज की भुजा भी तो है। तो हमको पता है, कक्षा 9वीं में हमने पढ़ा था कि यदि दोनों भुजाएं बराबर है तो इसके सामने के कोण आपस में बराबर भुजाओं के सामने के कोण आपस में बराबर होता है। तो इसके सामने का कोण ये वाला और इसके सामने का कोण ये वाला, ये दोनों कोण भी आपस में हो जाएगा बराबर। कौन कौन सा, OPR और PRO। तो मैंने कौन सी भुजा पहले लिया, OR लिया ना। तो OR के सामने का कोण ये वाला, नाम क्या, ध्यान दीजिए, OPR। तो कोण OPR बराबर रहेगा किसका, PRO का, PRO का। रीजन मैंने क्या बताया, बराबर भुजा के सम्मुख कोण, बराबर भुजा के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है। ठीक है,
अब इस तरीके से हमको पता चल गया कि ये दोनों कोण आपस में बराबर है। अब ध्यान दीजिए, यहीं पर एक कोण बन रहा है, ये वाला समझिएगा, यहीं पर एक कोण बन रहा है जो इस त्रिभुज के इस भुजा को आगे बढ़ाने पर मिला है। तो किसी त्रिभुज के भुजा को आगे बनाकर बाहर में जो आगे बढ़ाकर जो बाहर में कोण बनता है उसको हम कहते हैं बहिष्कोण। क्या कहते हैं? बहिष्कोण। और बहिष्कोण का मान अपने अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। बहिष्कोण का मान अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर। तो इसी त्रिभुज में हमको पता चला कि POM बहिष्कोण है, तो कोण POM अपने अंतःभिमुख मतलब इसके साथ जो कोण बन रहा है उसको छोड़कर जो बच गया, तो ये वाला कोण अब इस वाले कोण के योग के बराबर। कौन कौन से कोण के योग के बराबर? OPR और PRO। कोण OPR प्लस कोण PRO, तो इन दोनों कोणों के योग के बराबर हो गया। तो हमको पता है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर है, मतलब जहाँ पर P वाला कोण है वहाँ पर हम R वाले कोण को रख सकते हैं। तो चलिए हम रख देते हैं कोण POM बराबर, इसके जगह में देखिए यहाँ पर से ये दोनों कोण आपस में बराबर है ना, तो जहाँ पर OPR है वहाँ पर रख दूंगा PRO। तो मैंने रख दिया PRO प्लस पहले से मुझे मिला है कोण PRO। अब हम देखते हैं, तो यहाँ पर PRO मिला, यहाँ पर भी PRO मिला, तो ये मिल जाएगा 2 PRO। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कोण कौन सा? POM बराबर 2 गुना कोण, ये दोनों कोणों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 2, तो 2 गुना कोण PRO, और इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। तो इस तरीके से हमने इस त्रिभुज के लेफ्ट हैंड साइड को हल किया। अब इस त्रिभुज के ये वाला लेफ्ट वाला त्रिभुज को हल किया, अब हम राइट वाले त्रिभुज को हल करेंगे। सेम टू सेम प्रोसेस चलेगा। मैं आपको बोला था कि आप हल करना, लेकिन फिलहाल अभी मैं ही बता देता हूँ, क्योंकि यदि मैं कहता कि ध्यान समझो, मैं ही बता रहा हूँ, तो आप उतना अच्छे से ध्यान नहीं देते। अब आपके लिए छोड़ दिया था तो आप थोड़ा अच्छे से ध्यान देते कि आगे को मुझे करना है, लेकिन फिलहाल चलिए मैं ही बता देता हूँ। अब देखिए, अब हम इस त्रिभुज में इंटर करेंगे, क्या नाम है? ORQ, या इसको हम यहाँ शुरू करें तो QOR। सेम प्रोसेस चलना है त्रिभुज QOR में, सेम प्रोसेस। क्या? OR बराबर OQ। चलिए अब जल्दी जल्दी करते हैं हम। OR बराबर OQ, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या। अब ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्या है। तो सामने कोण आपस में बराबर, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर। तो OR के सामने का कोण OQR, ये हो जाएगा कोण OQR बराबर कोण ORQ, ये हो जाएगा ORQ बराबर भुजाओं के समूह कोण, बराबर भुजाओं के समूह कोण। ये लीजिए, इसको भी हमने लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं बहिष्कोण प्रमेय। बहिष्कोण प्रमेय के लिए हमको ये वाला कोण बहिष्कोण मिला है, क्या नाम है इसका? MOQ। तो ये वाला कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो कोण MOQ इन दोनों कोण, मतलब कौन सा? यही दोनों कोण तो है, तो इसको हमने कह दिया OQR प्लस ORQ। अब हम देखते हैं OQR, ये दोनों कोण आपस में बराबर है, तो इसके जगह में इसको रख देंगे। तो चलिए रख दीजिए, कोण MOQ बराबर ORQ, जहाँ पर Q वाला था वहाँ पर हमने R वाला रख दिया, प्लस कोण ORQ। अब ये दोनों कोण 2 बार आ गया, तो इसको हम लिख देंगे कोण MOQ बराबर 2 गुना कोण ORQ। अब इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 2, और जैसे हमको समीकरण नंबर 1 और 2 मिलेगा, हम दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, अब दोनों को जोड़ेंगे तो लेफ्ट में जुड़ेगा लेफ्ट और राइट में जुड़ेगा राइट। तो लेफ्ट में जोड़ देते हैं POM प्लस इसको हमने जोड़ दिया MOQ बराबर राइट में राइट को जोड़ देते हैं। तो इसका राइट है 2 गुना कोण PRO प्लस 2 गुना कोण ORQ। अब समझिएगा POM MOQ, चित्र में आ जाते हैं हम। POM MOQ, ये दोनों मिलाकर हमको ये बड़ा वाला कोण दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। POM MOQ मिलाकर ये बड़ा वाला कोण दे रहा है ना, और बड़े वाले कोण का नाम क्या है? POQ। तो ये दोनों मिलाकर POQ दे दिया। अब इन दोनों में हम देखते हैं तो 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। कॉमन मतलब दोनों में क्या उपस्थित है? 2 उपस्थित है। तो इसको हमने कॉमन निकाला, तो बचा क्या क्या? PRO ORQ। तो कोण PRO प्लस कोण ORQ। अब ध्यान दीजिए,
ये दोनों कोणों को हमने देखा यहाँ पे PRO ORQ मिला के बड़ा वाला कोण दे रहा है। इस बड़े वाले कोण का नाम क्या है? PRQ। तो रख दीजिए मान POQ बराबर 2 का तो 2 रह गया और इसका मान हमने प्राप्त कर लिया कोण PRQ। देखिए कुछ मिला क्या? हमको जो सिद्ध करना था ना POQ बराबर 2PRQ, तो यही तो हमको सिद्ध करना था, हमने कर दिया सिद्ध। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका बनेगा और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए क्योंकि मैं आपके लिए छोटा सा काम छोड़ा था उसको भी मैंने ही कर दिया। तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है, आप बिना देखे प्रैक्टिस करिए। जहाँ पर आपको फिर से दिक्कत लगे फिर से आप वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन इससे ईजी नहीं बनने वाला है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रमेय नंबर 7 के बाद प्रश्नावली का जो क्वेश्चन, इसमें प्रमेय नंबर 8 प्रमेय नंबर 9 ये सब जो दिया है इसको मैं शॉर्ट्स में डाल चुका हूँ। ये 1 नंबर की सिद्ध करने के लिए तो नहीं आएगा लेकिन 1 नंबर के लिए ये आ सकता है और इनका उपयोग हम प्रश्नावली में जब क्वेश्चन बनाते हैं तो करते हैं। तो चलिए उन सब प्रमेय को आप शॉर्ट से देख लीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 7। अगला प्रश्नावली में हमको मिला है क्वेश्चन नंबर 7। आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि AD समांतर है BC। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस ईयर के लिए ये। तो चलिए हम शुरू करते हैं अगला वाला प्रश्न। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सब को मैं आज सॉल्व करा देता हूँ इस अध्याय का। आपका काम रहेगा सिर्फ और सिर्फ अच्छे से स्टडी करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्रमेय नंबर 7 हमने हल किया और क्वेश्चन नंबर 7 अब हम हल कर रहे हैं। 7 और 7 मतलब इसका आने का चांस बहुत ज़्यादा है, समझ लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम बना लेते हैं आकृति। वृत्त बहुत अच्छा बनता है मेरा, देखिए आपको देखकर ही खुशी होगा। ये देखिए बन गया मेरा वृत्त, ठीक है। चित्र के मामले में बहुत अच्छा हूँ मैं। ये मैंने बना लिया आकृति, ऐसे ही बना है और यहाँ से मिला है CD। ये केंद्र से होके आया है ऐसे, ये केंद्र है O। हमको इस कोण का मान मिला है 50 अंश और इस कोण का मान मिला है x और ये मिला है ABCD, ABCD। हमको दो चीज़ें मिलना है, एक तो हमको x का मान ज्ञात करना है, x का मान ये ज्ञात करना मतलब इस कोण का मान प्राप्त करना है और दूसरा AD सिद्ध करना है। सीधे में हमको मिलेगा AD समांतर BC, AD समांतर BC मतलब ये दोनों रेखाओं को AD समांतर BC। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रमेय आप जब पढ़ेंगे तो आपको छोटे छोटे जो प्रमेय बोला हूँ ना वो इसके लिए सूत्र का काम करेगा, तो उसको आप शॉर्ट में जाके अच्छे से देख लीजिएगा, वरना कौन कहाँ से आ रहा है हमको समझ में नहीं आ पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। इस त्रिभुज में इंटर किए, जैसे पिछले में क्वेश्चन हमने पढ़ा था ना, इस त्रिभुज में हम इंटर करेंगे BOC में, त्रिभुज BOC में। तो हमको पता चल रहा है कि OB और OC तो आपस में बराबर है। कौन कौन? OB बराबर है OC। क्यों बराबर है भाई? क्योंकि दोनों है वृत्त की त्रिज्या। ये क्या मिला हमको? ये दोनों है वृत्त की त्रिज्या। तो अभी हमने पढ़ा था ना कि बराबर भुजाओं के समूह कोण आपस में बराबर। तो इसके सामने का कोण ये वाला और इसके सामने का कोण ये वाला, मतलब कौन कौन सा कोण? कोण B और कोण C, ये दोनों आपस में हो जाएगा बराबर। तो OB के सामने का कोण है कोण C, OB के सामने का कोण है कोण C और OC के सामने का कोण है OBC, कोण OBC। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने इसका नाम सिर्फ C रख दिया और इसका नाम OBC रख दिए। तो एक बात ध्यान दीजिए, यदि सिर्फ B रखता तो B का मान यहाँ से यहाँ तक हो जाता है, बड़ा वाला कोण। और चूंकि ये C अकेला है तो इसको मैंने अकेला C रख दिया। आप चाहो तो OCB रख सकते हो, यदि आपको दिक्कत लगेगा तो आप सीधा सीधा OCB ही रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको OCB का मान कितना प्राप्त हो जाएगा? OCB का मान प्राप्त हो जाएगा ए वाला कोण कितना? 50। ये तो पहले से दिया हुआ है ना, क्योंकि दोनों भुजाएं आपस में बराबर तो दोनों कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो OCB का मान कितना हो गया? 50 अंश। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश है तो कौन कौन सा तीनों कोण है? एक तो OBC है, चलिए रख देते हैं OBC, और दूसरा OCB है, तो रख दीजिए OCB, और तीसरा कोण क्या है? BOC,
बी कोण बी ओ सी, और तीनों कोणों का योगफल हो जाएगा हमारे पास 180 अंश। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर से किसका मान मिला है हम उसको रख देंगे। इसका मान हमको चित्र में दिया है 50 अंश, और इसका मान हमने प्राप्त कितना किया है, अभी हमने प्राप्त किया इसका मान 50 अंश। अब बच गया हमारे पास कोण बी ओ सी और बराबर में है 180 अंश। 50 और 50 मिला के 100 प्लस इधर आके माइनस, तो ये मिल जाएगा हमको कोण बी ओ सी बराबर 180 अंश माइनस 100 अंश। तो बी ओ सी का मान क्या मिला, बी ओ सी बराबर मिल जाएगा हमको 80 अंश। अब एक बात ध्यान दीजिए, बी ओ सी के बराबर है हमारा ए ओ डी, क्योंकि ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है। तो चूंकि कोण बी ओ सी बराबर कोण डी ओ सी, सीधा बी ओ सी के डी ओ सी सॉरी ए ओ डी, सीधा हमने रख दिया कोण ए ओ डी, क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो बी ओ सी का मान मिला है हमको 80 अंश, ये मिल गया 80 अंश, और ए ओ डी का मान हमको मिला है x, तो ये हो जाएगा हमारे पास x। तो x का मान क्या मिला भाई, हमको मिल गया x का मान 80 अंश। एक मान हमको प्राप्त हो गया, x का मान 80 अंश। अब ध्यान दीजिए, एक बस तो हमारा टारगेट नहीं था, हमको तो x के अलावा कुछ और सिद्ध करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में इंटर करेंगे। इस त्रिभुज में क्या नाम है इसका, ए ओ डी में, त्रिभुज ए ओ डी में, इसमें हम देखते हैं तो ओ ए बराबर ओ डी, ये दोनों तो वृत्त की त्रिज्या है ना, तो ओ ए बराबर ओ डी, क्योंकि यह है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या है। तो ओ ए का सामने का कोण क्या है बताइए, तो ओ ए के सामने का कोण है कोण डी, या इसको हम ओ डी ए कह सकते हैं, तो कोण ओ डी ए, और ओ डी के सामने का कोण कौन है, ओ ए डी, कोण ओ ए डी, ये दोनों आपस में बराबर हो गया। अब हमको पता है कि एक काम करिए, आप इससे और इजी बना सकते हो, कैसे, ये वाला कोण और ये वाला कोण तो आपस में बराबर होगा ही होगा, सीधा सीधा आप दो ही लाइन बना सकते हो। थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोसेस ना करके मैं आपको सीधा शॉर्टली बता देता हूँ, सीधा सीधा इससे आपको और इजी बनेगा। चूंकि कोण सी और कोण डी ये दोनों आपस में बराबर है, कैसे बराबर है, किसी चाप द्वारा वृत्त के एक ही अवधा में बना कोण आपस में बराबर होता है। याद रखिए इसको, यदि समझ गए तो आपको मैं जो एक्स्ट्रा लाइन वाला बता रहा था वो इससे भी इजी है। तो आप सी और डी का मान सीधे सीधे बराबर रख सकते हैं, कोण सी बराबर कोण डी, इसको क्या कहेंगे, वृत्त के एक ही अवधा में बना कोण, वृत्त के एक ही अवधा में बना कोण, अवधा में बना कोण, ये लीजिए। तो कोण सी के बराबर कोण डी है, तो कोण सी का मान जब हमने प्राप्त किया था 50, तो कोण डी का मान भी कितना प्राप्त हो जाएगा 50, कोण डी ये कर सकते हैं 50 अंश बराबर में कोण डी। अब ध्यान दीजिए, कोण डी का मान हमको मिल गया 50, डी का मान भी 50 है, और कोण ओ बी सी का मान भी 50 है। ओ बी सी का मान भी क्या है 50, कहाँ गया ओ बी सी, चित्र में दिया है, वह डी का मान 50, समझिएगा बात, डी का मान 50, वह कोण बी ओ बी सी का मान भी 50, ओ बी सी का मान भी क्या है 50। अब ये देखिए, ये कौन सा कोण हमको दे रहा है, देखिए तो ये कौन सा कोण दे रहा है हमको, एकांतर कोण, जेड आकृति जो बनाता है वो एकांतर कोण होता है ना। यदि एकांतर कोण बराबर हुआ, इसको आप एक काम करिए, इसको दे दीजिएगा समीकरण नंबर 1 और इसको दे दीजिएगा समीकरण नंबर 2। यदि एकांतर कोण बराबर हुआ मतलब रेखाएं क्या हो जाता है, समांतर। चूंकि कोण डी 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से कोण डी बराबर कोण ओ बी सी, और ये दोनों कौन सा कोण है बोले हम, एकांतर कोण है। और यदि एकांतर कोण बराबर हुआ, अतः ए डी समांतर हो जाएगा बी सी का, अतः ए डी समांतर हो जाएगा किसका, बी सी का। ये हमने कर दिया सिद्ध। याद रखिए क्वेश्चन आपको यहाँ तक भी दे सकता है कि x का मान ज्ञात करो, और यदि x के अलावा यदि सिद्ध करने के लिए भी दिया है तो आप एक्स्ट्रा थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ेगा। c के बराबर d कर दिए, अब चूंकि हम लोग d और b दोनों अपने बराबर प्राप्त कर लिए, दोनों एकांतर कोण है, तो ये दोनों रेखाएं आपस में हो जाएगा समांतर। इस तरीके से आपने सिद्ध भी कर दिया और x का मान भी निकाल लिया। ऐसे बनेगा आपको क्वेश्चन नंबर 7। अब हम आते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो है प्रश्नावली 4 का क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्नावली 4 का क्वेश्चन नंबर 4। उसके लिए भी जो पीछे में प्रमेय का कथन है उसको आप अच्छे से याद करिएगा, तब ये अच्छे से बनेगा, वरना आप सोचते रहेंगे ये कहाँ से आ रहा है, इसको हमने कैसे प्राप्त कर लिया। जैसे
ये C बराबर D कैसे हुआ, इसको मैं शॉर्ट्स में आपको जो प्रमेय बताया हूँ उसके आधार पर आप समझ जाओगे। और जो बच्चे शॉर्ट नहीं पढ़े रहेंगे उसके लिए जो मैं बड़ा तरीका बता रहा था उसमें आपका टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, जो मैं नहीं चाहता, क्योंकि एग्जाम में एक एक मिनट कितना वैल्यूएबल रहता है वो एग्जाम में बैठने के बाद ही पता चलता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। तो आप पहले आकृति बना लेते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4 ये है हमारे पास आकृति, और इसमें हमको मिला है इस तरीके से, ये लीजिए, यह है वृत्त का केंद्र, यहाँ पर वृत्त का केंद्र यहाँ पर बना है 120 अंश, और यहाँ पर मिला है कोण x जिसका मान हमको ज्ञात करना है, और ये मिला है हमको ABCD, ABCD। तो हमको क्या दिया है, केंद्र को हमने माना है वो दिया है के अंतर्गत में हम लिख देंगे, दिया है BOC कोण BOC बराबर 120 अंश, और हमको x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। अब देखिए क्या समझ में आ रहा है हमको कि ये वाला कोण केंद्र में बना है और ये वाला कोण परिधि पर बना है। तो केंद्र में बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है, और परिधि पर बना कोण केंद्र में बने कोण का आधा होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका मान निकालेंगे, चूंकि कोण BOC ये दोगुना है किसका, कौन सा कोण का दोगुना है, BAC का। रीजन, केंद्र किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना, परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। ये लीजिए, ये प्रमेय भी हमने प्रमेय नंबर 7 में सिद्ध किया था ना, वही है ये। मतलब जितना प्रमेय है ना वो हमारा सूत्र का काम करता है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िएगा प्रमेय को, क्योंकि इसमें प्रमेय ही सूत्र है। तो ये हो गया BOC का मान हो गया हमारे पास 120 अंश, चूंकि 2 यहाँ पर कर रहा है गुणा, इधर जाके करेगा भाग, तो BAC का मान क्या निकला, BAC इसका आधा, मतलब BAC का मान निकल जाएगा हमारे पास 120 का आधा कितना होता है, 60। अब ध्यान दीजिए, ये जो चतुर्भुज दिखाई दे रहा है ध्यान से समझिए, ये वाला चतुर्भुज ABDC, ये कौन सा चतुर्भुज है, ABDC नहीं, सॉरी, ये हमारा C है और ये हमारा D है। नामकरण इधर उधर हो जाएगा, तब तो पूरा नामकरण ही बदल गया। BOD, ये लीजिए BOD, अब बाकी सब ठीक है, BAD, जहाँ पर ये लीजिए, तो BAD का मान हमको प्राप्त हो जाएगा 60 अंश। अब देखिए ये चतुर्भुज जो हमको मिला है ABCD, ये कौन सा चतुर्भुज है, चक्री चतुर्भुज। चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। प्रमेय में आप पढ़ेंगे चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, मतलब कोण A और कोण BCD इन दोनों का योगफल 180 अंश होगा। चूंकि चतुर्भुज ABCD चक्री चतुर्भुज है, ABCD चक्री चतुर्भुज है, तो सम्मुख कोणों का योग कोण BAD प्लस कोण BCD बराबर 180 अंश, क्योंकि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के 180 अंश होता है। तो हमने प्राप्त कर लिया BAD का मान, तो उसका मान हमने रख दिया 60 अंश, प्लस BCD का मान हमको निकालना है, तो हमने जोड़ लिख दिया, और बराबर में हो जाएगा हमारे पास 180 अंश। तो कोण BCD का मान रखे, तो चलिए 60 अंश को प्लस से इधर ले जाके कर देंगे माइनस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 180 अंश माइनस 60 अंश। तो कोण BCD का मान कितना मिल गया भाई, ये मिल गया हमको 120 अंश। ये तो हो गया BCD का मान, लेकिन हमारा टारगेट BCD नहीं है, हमारा टारगेट तो x है। तो हम क्या करेंगे, अब देखते हैं कि ये दोनों को मिलाकर देखिए तो क्या दे रहा है हमको, रेखीय उम्र, और रेखीय उम्र का मान होता है 180 अंश। तो BCD प्लस DC, अब ये कुछ दिया तो इसको नाम दे दीजिए P, तो BCD प्लस DCP, चूंकि कोण BCD प्लस कोण DCP बराबर 180 अंश, क्योंकि ये हमको दे रहा है रेखीय उम्र, ये दोनों को मिलाकर हमको क्या दे रहा है, रेखीय उम्र। रेखीय उम्र मान होता है 180 अंश, तो ये हो जाएगा हमारे पास BCD का मान 120 अंश।
प्लस DCP का मान हमने प्राप्त कर लिया है यहाँ पर से x, अभी हमको x का मान निकालना है तो बराबर में 180 अंश। तो चूंकि हमको x का मान निकालना है तो 120 प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 180 अंश माइनस 120 अंश, तो x का मान हमको क्या प्राप्त हो गया, ये हो गया हमारे पास 60 अंश। तो इस तरीके से आपको इस चित्र का x का मान भी प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए जो मैं छोटी छोटी बातें बोला हूँ, जो प्रमेय में बोला हूँ, उसको आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा और उसके लिए आपको मेरे शॉर्ट्स भी जाना पड़ेगा। तो चलिए इस तरीके से हमने प्रश्नावली 4 के भी क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने बता दिया। आप अपने से एक प्रमेय नंबर 12 को पढ़ लीजिएगा क्योंकि वो सरल है, आप उसको पढ़िएगा। मैं आपको बताता हूँ प्रमेय नंबर 13 जो इस साल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रमेय नंबर 13। प्रमेय नंबर 13 में हमको बोला गया है यदि PAB वृत्त की छेदक रेखा हो तथा वृत्त को A और B पर प्रतिच्छेद करती है और PT एक स्पर्श रेखाखंड है तो PA गुणा PB बराबर PT का वर्ग, ये हमको सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन के आधार पर पहले हमको बनाना पड़ेगा चित्र। तो चलिए हम बना देते हैं पहले चित्र। प्रमेय नंबर 13 जो इस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छे से समझिएगा। ये लीजिए हमने बना दिया चित्र। PAB एक छेदक रेखा है, मान लो एक बिंदु हमने बाहर ले लिया P और ये हमने रेखा प्राप्त कर लिया PAB जो वृत्त को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, बिंदु A पर और बिंदु B पर, और P से ही हमने एक स्पर्श रेखाखंड खींच दिया PT। ये लीजिए स्पर्श रेखाखंड हमने क्या खींचा, PT। अब ये हमने मान लिया वृत्त के केंद्र है जिसको हमने माना है O, हमेशा वृत्त के केंद्र को मानना है आपको O। अब हम देखते हैं हमको यहाँ पे दिया है, उसको पहले लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है, PAB वृत्त की छेदक रेखा, वृत्त के छेदक रेखा व PT स्पर्श रेखाखंड है, स्पर्श रेखाखंड है। ये लीजिए अब ये हमको मिला है, लेकिन हमको क्या सिद्ध करना है, वो भी इसी में दे दिया गया है। सिद्धेय हमको सिद्ध करना है PA इंटू PB बराबर PT का वर्ग। इंटू को आप ऐसे भी लिख सकते हो, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, PT का वर्ग। तो इसके लिए हम कर देंगे रचना। रचना तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि क्या हम रचना करें जिससे हमको सिद्ध करना मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, पहले O से AB पर लंब डाल देंगे, ऐसे OL लंब डाले किस पर, AB पर, और O से A, B और T को मिला देंगे। पहला रचना हमने किया, OL लंब डाले किस पर, AB पर, OL लंब AB खींचा, ठीक है। अब दूसरा काम हमने क्या किया, हमने दूसरा काम किया O से APT, A को, P को और T को मिलाया। जो रचना है उसको डैश में दर्शाइएगा ताकि पता चले कि हमने उसको रचना किया है। O से APT को मिलाया, ये लीजिए, ये हमने कर दिया 2 रचना। अब देखिए हमको क्या करना है, यही प्रमेय ऐसा है जिसमें हमको लेफ्ट हैंड साइड लाना है और राइट हैंड साइड लेके आ जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिएगा और राइट हैंड साइड लेके आएंगे। हमको यहाँ पर उत्पत्ति में सीधा इसको लेके चलना पड़ेगा भाई। तो चलिए हम शुरू करते हैं उत्पत्ति में मैं बोला कि हमको लेफ्ट हैंड साइड को सीधा सीधा लेके चलना है और राइट हैंड साइड लेके आना है। तो ध्यान दीजिएगा, PA बराबर PA इंटू PB। अब ध्यान दीजिएगा, है ना, PA। अब मैं जो प्रोसेस कर रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ पर यदि आप समझ गए तो एग्जाम में आप इसको आसानी से बना लोगे। तो PA को मैं दर्शाऊंगा PL माइनस AL के रूप में। ध्यान दीजिए, ये त्रिभुज एक और ये दूसरा त्रिभुज और तीसरा त्रिभुज, तीनों में इंटर करके मुझे लगाना है पाइथागोरस प्रमेय। अब ध्यान दीजिए, मुझे PA को दर्शाना है छोटे वाले भाग को, तो मैं क्या करूंगा, PL में AL को घटाऊंगा। मान लो यहाँ से यहाँ तक बड़े वाले भाग का मान मुझे मिला है 20 मिला है, यहाँ से यहाँ तक कितना मिला है 20, और यहाँ से यहाँ तक मुझे मिला है, यहाँ तक मुझे मिला है 15। ध्यान समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक 20 और ये छोटे वाला भाग का मान मुझे मिल गया है 15। तो मुझे बताइए ए वाला भाग कितना प्राप्त होगा, ये वाला भाग प्राप्त होगा 5। अब मैं दर्शा रहा हूँ क्या,
पी ए को, मतलब मैं किसको दर्शा रहा हूँ 15 को, तो 15 को दर्शाऊंगा तो क्या करूंगा मैं 20 में घटा दूंगा 5 को, 20 में 5 को घटा दूंगा, तो सिंपल सी बात पी एल में घटा दूंगा ए एल को, तो मैं पी ए को ही तो दर्शा रहा हूँ, तो पी ए बराबर हो जाएगा पी एल माइनस ए एल। ये लीजिए मैंने क्या किया, छोटे वाले भाग को दर्शाया तो इस बड़े वाले भाग में इस छोटे वाले भाग को घटा दिया। अब मैं क्या करूंगा पी बी को दर्शाऊंगा, तो पी बी को दर्शाऊंगा तो पी एल प्लस एल बी, छोटे छोटे भाग को जोड़कर बड़ा वाला भाग मैंने बना दिया, ये वाला भाग और ये वाले भाग को जोड़कर पी बी प्राप्त कर लिया, मतलब पी एल प्लस एल बी, तो ये हमने प्राप्त कर लिया पी एल प्लस एल बी हो गया। अब देखिए चूंकि मैंने केंद्र से जीवा पर डाला है लंब, और मैं पहले भी बताया हूँ कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग आपस में बराबर होगा, तो जहाँ पर एल बी है वहाँ पर मैं ए एल रख दूंगा, क्योंकि दोनों भाग आपस में बराबर है, तो ये हो जाएगा पी ए इंटू पी बी बराबर, ये तो मैंने जो कहते लिख दिया पी एल माइनस ए एल। अब यहाँ पर मैं प्राप्त करूंगा पी एल प्लस एल बी की जगह मैं क्या प्राप्त करूंगा, दोनों भाग आपस में बराबर है तो ए एल प्राप्त कर लूंगा, ये हो गया। अब देखिए ये हमको सूत्र दे रहा है ए ऋण बी ए धन बी, ए ऋण बी ए धन बी क्या होता है ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, तो ये हो जाएगा हमारे पास पी ए इंटू पी बी बराबर ए का वर्ग मतलब पी एल का वर्ग माइनस बी का वर्ग मतलब ए एल का वर्ग, और इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर एक। ए यहाँ पर जो मिला है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको हमने यहाँ पर से प्राप्त करें फार्मूला के रूप में ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। अब हम इंटर करेंगे ए पहला वाला त्रिभुज, मैं तीनों का नामकरण कर दिया हूँ भाई। पहला वाला त्रिभुज क्या नाम है ओ एल एम ए, त्रिभुज ओ एल एम ए। मैं पुस्तक से अलग तरीके से बता रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा, वहाँ पर कौन कहाँ कहाँ से मिला है ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ से समझ लीजिएगा, और यदि आप चाहो तो फिर शॉर्ट फॉर्म में उसको बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले अभी डिटेल में पढ़ लीजिए। तो ओ एल ए में जब हम इंटर करेंगे तो इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो ये हो जाएगा हमारे पास ओ ए का वर्ग बराबर ओ ए का वर्ग बराबर ओ एल का वर्ग प्लस ए एल का वर्ग, ओ एल का वर्ग प्लस ए एल का वर्ग। और चूंकि हमको यहाँ पर एल मिला है तो हम यहाँ पर से ए एल का मान निकाल लेंगे, तो ए एल का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा ओ ए का वर्ग, ए प्लस इधर आके हो जाएगा माइनस ओ एल का वर्ग बराबर में ए एल का वर्ग। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर एक, सॉरी ये समीकरण नंबर एक मत दीजिए, यहाँ पर से आप मारेंगे मान, यहाँ पर से एल का वर्ग मान कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर एक में, तो यहाँ से हम क्या करेंगे समीकरण नंबर एक में मान रखने पर तो चलिए तो मान रखिए समीकरण नंबर एक में इधर क्या मिला पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी बराबर में इस टोटल का मान हम यहाँ पर से एल का वर्ग का मान यहाँ ये वाला रख देंगे ओ ए का वर्ग माइनस ओ एल का वर्ग, तो पी एल का वर्ग तो पहले से है ही, तो इसको हम रख देंगे पी एल का वर्ग, जो कहते हैं हमने छाप दिया माइनस माइनस इसलिए कोष्टक में एल का वर्ग का मान हमको क्या मिला यहाँ से देखिए ओ ए का वर्ग माइनस ओ एल का वर्ग। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं पी ए इंटू पी बी बराबर पी एल का वर्ग माइनस ओ ए का वर्ग, ये देखिए माइनस हो गया और ये हो जाएगा प्लस ओ एल का वर्ग। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर से अब देखिएगा मान रखेंगे हम, अब हम अगला त्रिभुज में इंटर करेंगे, क्या नाम बताया था ओ एल पी में, कौन सा त्रिभुज देखिए ओ एल पी में, त्रिभुज ओ एल पी में यहाँ पर भी हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो ओ पी का वर्ग बराबर ओ एल का वर्ग प्लस पी एल का वर्ग, तो ये हो जाएगा ओ पी का वर्ग बराबर ओ एल का वर्ग प्लस पी एल का वर्ग। अब देखिए पी एल का वर्ग प्लस ओ एल का वर्ग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको आप दे दीजिएगा समीकरण नंबर 2, तो हम इसको कहेंगे समीकरण नंबर 2 में मान रखने पर, समीकरण नंबर 2 में मान रखने पर। चलिए आगे बढ़िए, ये हो जाएगा पी ए इंटू पी बी, ये हो गया, और इन दोनों का मान हमको क्या मिला देखिए यहाँ पर से ओ पी का वर्ग, तो मैंने रख दिया ओ पी का वर्ग माइनस पहले से मुझे मिला है ओ ए का वर्ग, तो ये हो जाएगा ओ ए का वर्ग। अब ये मिला हमको पी ए इंटू पी बी बराबर ओ पी का वर्ग माइनस, ध्यान दीजिए ओ ए का मान रख दूंगा मैं ओ टी, क्योंकि ओ ए और ओ टी दोनों वृत्त की त्रिज्या है, तो जहाँ पर ओ है वहाँ पर रख दिया ओ टी, क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्या। अब मैं ये क्यों रखा, क्योंकि मुझे इस त्रिभुज में इंटर करना है, अब इस त्रिभुज में इंटर करेंगे, क्या नाम है इसका, और इसको दे दीजिएगा समीकरण नंबर 3, क्या नाम है इसका ओ टी पी,
जो आपको मोबाइल में मिलता है ना OTP, वही वाला OTP है ये। तो चलिए ये आपके 5 नंबर के लिए OTP है, OTP में इसमें भी हम लगाएंगे पाइथागोरस में। तो ये हो जाएगा OP का वर्ग बराबर OT का वर्ग लंब प्लस आधार PT का वर्ग, ये हो जाएगा PT का वर्ग। हमको ये चाहिए ना, तो इसको कर देंगे पक्षांतरण, तो ये हो जाएगा हमारे पास OP का वर्ग माइनस OT का वर्ग बराबर में PT का वर्ग। अब इसका मान कहाँ रख देंगे, का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ये लीजिए समीकरण नंबर 3 में जब हम मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए तो PA इंटू PB बराबर इस टोटल का मान देखिए, यहाँ से हमको क्या प्राप्त हो गया, PT का वर्ग, और यही हमको करना था सिद्ध। इस तरीके से, बल्कि आपको लग रहा है कि क्वेश्चन कठिन लग रहा है या थोड़ा सा लंबा जा रहा है, लेकिन यदि आप इसको समझ जाएंगे तो पुस्तक में आपको कौन कहाँ से मिला है वो सब प्राप्त हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। फिर आप इससे उस फॉर्म में बना सकते हो। क्योंकि पुस्तक में कौन कहाँ से आया, कैसा आया, ये नहीं पता चल रहा है, इसलिए मैं इसको पूरा डिटेल में बता दिया हूँ कौन कहाँ से मिला है, कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, फिर इसको आप शॉर्ट फॉर्म में बना लीजिएगा। तो अब हमको इस तरीके से इस अध्याय का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दिया। अब आपको एक क्वेश्चन जो प्रश्नावली 5 का है उसको बताता हूँ। तो ये हमको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्नावली का 5वां का पहला, एक बिंदु P जो वृत्त को 10 सेंटीमीटर दूरी पर, चलिए यही चित्र आपको बनाएंगे, क्योंकि उसमें चित्र नहीं बनेगा तो फिर आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा ये समझ में आएगा, जब तक प्रश्न के आधार पर चित्र नहीं बनेगा। देखते हैं, ये हमको क्वेश्चन नंबर पहला मिला है, ये लीजिए, बड़ा ही अब इसी फार्मूला के आधार पे आपका क्वेश्चन बनेगा। एक बिंदु P है, ये लीजिए बिंदु P है जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, ये लीजिए केंद्र से हमने 10 सेंटीमीटर दूरी पर ले लिया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 सेंटीमीटर। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ये लीजिए स्पर्श रेखा मैंने खींच दिया, ये O है और ये T है, स्पर्श रेखा PT है और इसकी लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर। हमको वृत्त की त्रिज्या मतलब O से T ज्ञात करना है। ले लीजिए केंद्र से यदि ये जा रहा है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होता है, मतलब यहाँ पर कितना देगा हमको 90। सिंपल सी बात है, इसमें हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो चलिए हम शुरू करते हैं। OP बराबर मिला है 10 सेंटीमीटर, PT बराबर मिला है 8 सेंटीमीटर। हमको OT का मान ज्ञात करना है। OT मतलब क्या है, ये त्रिज्या। OT बराबर क्वेश्चन मार्क, तो हम जाएंगे समकोण त्रिभुज OTP में, OTP में क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। ये लीजिए, तो हमको पता है कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर क्या मिलेगा, कर्ण OP का वर्ग बराबर लंब OT का वर्ग प्लस आधार PT का वर्ग। ये लीजिए सबका मान रख दीजिए, इसका मान है 10, इसका मान है 8, इजी बनेगा ये। 10 का वर्ग बराबर OT का मान हमको मिला है क्या, नहीं मिला है, तो हमने OT का OT रख दिया प्लस PT का मान मिला है हमको 8, तो हमने रख दिया 8 का वर्ग। 10 का वर्ग हो जाएगा 100, 8 का वर्ग होता है 64, 64 प्लस इधर आके माइनस, तो माइनस 64 बराबर में OT का वर्ग। तो हमको OT का मान निकालना है, तो वर्ग इधर आके बन जाएगा करनी। और चलिए पहले घटाइए, इसको हम करनी के अंदर रख देंगे। 10 में घटा 6, हाँ 4 तो आ जाएगा 6, ये कितना है हमारे पास, ये हो गया 9, 9 में घटा 6 तो ये आ जाएगा 3 बराबर में हो जाएगा OT। अब करनी 36 का मान क्या होता है सबको पता है ना, तो OT बराबर 6 सेंटीमीटर और OT क्या है हमारा, वृत्त की त्रिज्या। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन आसानी से प्राप्त हो जाएगा, आसानी से हल हो जाएगा। तो आपको मैं इस अध्याय का पूरा क्वेश्चन बता दिया हूँ, जो इस साल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करके आप मेरा हेल्प करिए। थैंक यू।